हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारा नाबार्ड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का टारगेट है ग्रेड ए 2026 नाबार्ड के लिए हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। 11 सेशंस हम लोग कर चुके हैं जिसमें टोटल हम लोगों ने 12 वीडियोस करे हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। पिछले सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको इन चैनल और इस ग्रुप के अंदर अवेलेबल है। नाबार्ड GRA डाल के आप सर्च करेंगे, आप लोगों को मेरा चैनल मिलेगा, और नाबार्ड ग्रेड ए डाल के सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरा ग्रुप मिलेगा। इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सिलेबस की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर से शुरू करा था। फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में एग्रोनॉमी, थर्ड वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स पढ़ा, फोर्थ में फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा, फिफ्थ में हम लोगों ने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स देखा जिसमें इंडिया के 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की बात करी। सिक्स में हम लोगों ने क्रॉपिंग सिस्टम्स की बात करी। सेवंथ में हम लोगों ने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। एट्थ वीडियो में हम लोगों ने सीड प्रोडक्शन करा। नाइन्थ के पार्ट वन में हम लोगों ने मीटरोलॉजी वेदर पैरामीटर्स करा, और पार्ट टू में क्रॉप वेदर एडवाइजरी पढ़ा। 10th में हम लोगों ने प्रिसीजन फार्मिंग पढ़ा। 11th सेशन में SCI के बारे में पढ़ा, और अब ये 12th सेशन है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अपनी यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग होलिस्टिक इकोलॉजिकल क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल प्रोसेस पे बात करता है। इट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रोसेसेस। इसके अलावा इसमें बायोडाइवर्सिटी, सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी या ऑर्गेनिक इनपुट्स दिए जाते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को हम मेंटेन कर पाए, पेस्ट को मैनेज कर पाए विदाउट यूजिंग एनी सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब हमें सब कुछ असली रखना होता है, केमिकली या फिर आर्टिफिशियल कुछ नहीं रखना होता। इसका गोल क्या है? गोल है कि सेफ, न्यूट्रिशियस, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फूड बनाया जाए वाइल कंजर्विंग सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो एक ऐसा फार्मिंग मेथड है जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स यूज करता है, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करता है, क्रॉप रोटेशन फॉलो करता है, बायोपेस्टिसाइड यूज करता है और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को फॉलो करता है, रेदर देन जो हमारा ट्रेडिशनली केमिकल इनपुट्स हम लोग रखते हैं टू मेंटेन सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। FAO जो हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ होलिस्टिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच अवॉइड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड रिलाइज ऑन क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। तो अगर आपके पास एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आता है तो आपको ये वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन FAO की जरूर डालिएगा। ये सॉइल फर्टिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी पे एम्फसाइज करता है, फोकस करता है। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स है, आईफोम। आईफोम ने ये 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दिए हैं। टोटल 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ क्या बोलता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एंटायर इकोसिस्टम, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई टॉक्सिक इनपुट्स नहीं जा रहे, न्यूट्रिशियस और केमिकल फ्री फूड बनाता है। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी क्या बोलता है कि जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो हमारे नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ हार्मोनी में होने चाहिए। ये सॉइल बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को भी और इकोलॉजिकल बैलेंस को भी। इसमें मिक्स्ड फार्मिंग को भी हम लोग यूज करते हैं, रिसाइकलिंग को भी यूज करते हैं और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने की भी कोशिश करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस क्या बोलता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम्स है वो फेयरनेस और इक्विटी देंगे फार्मर्स के लिए, वर्कर्स, कंज्यूमर्स और एनवायरमेंट के लिए। इसमें फेयर वेजेस का काम है, सेफ फूड और सस्टेनेबल प्रोडक्शन का काम है। फोर्थ आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ केयर। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है ये रिसोर्सेज को रेस्पॉन्सिबली और कॉशियसली मैनेज करता है। इसमें टेक्नोलॉजीज को या इनपुट्स को हम लोग यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो समटाइम्स लॉन्ग टर्म हार्म करती हैं। इट प्रमोट्स प्रिकॉशनरी डिसीजंस टू प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशन। बेसिकली वही सस्टेनेबल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग सस्टेनेबिलिटी की ही बात करते हैं। ठीक है। फीचर्स की बात करें, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की? सबसे पहले तो यही है कि सिंथेटिक केमिकल्स की कंप्लीट अवॉइडेंस करनी होती है, जो हमने पीछे भी बात की। ऑर्गेनिक फार्मिंग स्ट्रिक्टली अवॉइड्स केमिकल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो क्रॉप न्यूट्रिशन या पेस्ट मैनेजमेंट का है, ये बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और नेचुरल इनपुट्स पर ही डिपेंड करेगा, एंश्योरिंग केमिकल फ्री प्रोडक्शन। इससे क्या होगा? हम क्यों ये सब अवॉइड करते हैं? ताकि हमारी सॉइल की प्योरिटी मेंटेन रहे, टॉक्सिक रेसिड्यू एक्यूमुलेशन ना हो, ह्यूमन की हेल्थ भी प्रोटेक्टेड रहे। सेकंड है इसका सॉइल फर्टिलिटी बिल्ड थ्रू ऑर्गेनिक मैटर। अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें सॉइल की फर्टिलिटी को हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर से, कंपोस्ट से, ग्रीन मैन्योर से, क्रॉप रेसिड्यू से, बायो फर्टिलाइजर और मल्चिस के थ्रू मेंटेन करके रखते हैं। ये जो इनपुट्स है ये सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव करते हैं, सॉइल में ह्यूमस अच्छा होता है और न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं।
कॉन्टिन्यूस ऑर्गेनिक एडिशन से क्या होगा, लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ और रेजिलियंस बिल्ड होगी। बायोलॉजिकल पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, तो यहाँ पे हम जो केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं उनकी जगह हम लोग ऑर्गेनिक सिस्टम यूज करेंगे, जो कि नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं, पैरासिटॉइड्स होते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, नीम बेस्ड फॉर्मुलेशंस होते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं, या फिर बाकी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। इन टूल से क्या होता है, जो हमारी पेस्ट पॉपुलेशन होती है वो सप्रेस होती है, और उससे जो इंसेक्ट्स है या सॉइल बायोलॉजी है ना, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स या सॉइल बायोलॉजी है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये अप्रोच इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रमोट करती हैं और रेसिड्यू रेजिस्टेंस जो है उसे इशू करती हैं। बायोडाइवर्सिटी एनहेंसमेंट और मिक्स फार्मिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, इंटरक्रॉपिंग भी होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी होता है, लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन भी होता है, और मिक्स फार्मिंग सिस्टम्स भी होते हैं। हायर बायोडाइवर्सिटी क्या करेगी, नेचुरल प्रेडेटर्स को सपोर्ट करेगी, इंप्रूव करेगी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को, और एनहेंस करेगी सिस्टम स्टेबिलिटी को। इसमें पेस्ट आउटब्रेक भी रिड्यूस होता है और इकोलॉजिकल रेजिलियंस भी इंप्रूव होता है। रिसाइकलिंग एंड क्लोज न्यूट्रिएंट साइकिल, जो ऑर्गेनिक सिस्टम्स होते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम्स होते हैं वो रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। कैसे? थ्रू कंपोस्टिंग, रेसिड्यू, इनकॉर्पोरेशन, एनिमल मैन्योर, ऑन फार्म बायोमास मैनेजमेंट। तो जो भी हमारी चीजें हैं, चाहे कंपोस्टिंग हुआ, रेसिड्यू इनकॉर्पोरेशन हुआ, एनिमल मैन्योर हुआ, ऑन फार्म बायोमास मैनेजमेंट हुआ, इस सब के थ्रू ऑर्गेनिक सिस्टम अपने न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता है। तो इसमें क्या होता है, जो फार्म हुआ ना वो एक क्लोज लूप की तरह काम करता है, इसमें कोई एक्सटर्नल इनपुट की जरूरत नहीं होती है। और ये जो सिस्टम होता है इटसेल्फ, ये सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट, मतलब इससे सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेंथन होती है, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ओवर द टाइम वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको कोई केमिकल नहीं खरीदना पड़ रहा है, आपको यूरिया नहीं खरीदना पड़ रहा, आपको पेस्टिसाइड नहीं खरीदने पड़ रहे, सब कुछ आपका एक ऑर्गेनिक लूप के अंदर चल रहा है। एम्फोसिस ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छी हार्मोनी मेंटेन करने की कोशिश करती है। किस चीज में करेगी? हमारे मिट्टी जिसके अंदर पौधा उगाना है, पानी जो हमें सिंचाई के लिए चाहिए, पौधा या क्रॉप जो हम लोगों ने उगाया है, लाइव स्टॉक जो हम लोगों ने साथ में पशुपालन या मछली पालन करा होगा, और एनवायरनमेंट जो हमारी प्रकृति है, इन सब के बीच में एक अच्छी हार्मोनी मेंटेन करना वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम है। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो ये वाली होती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, इसमें पॉल्यूशन कम होता है, पानी कंजर्व होता है, और मिट्टी का डिग्रेडेशन होने से बचता है। तो बेसिकली मिट्टी की भी क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो रही है, पानी हमारा कंजर्व हो रहा है, पॉल्यूशन हमारा कम हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्कोप की अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में क्या स्कोप है, तो सबसे पहले तो ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड है ऑर्गेनिक फूड की। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे अब लोगों में राइजिंग हेल्थ, मतलब कि लोग अब हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा होते जा रहे हैं, लोगों का कंसर्न है ओवर केमिकल रेसिड्यूज, और लोगों की डिमांड है कि सेफ टॉक्सिन फ्री फूड होना चाहिए, अर्बन में भी सेमी अर्बन मार्केट्स में भी। हर कोई नहीं खा रहा, बट फिर भी एक बहुत बड़ा क्राउड ऐसा बनता चला जा रहा है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहा है, या फिर जिन्हें ऑर्गेनिक फूड खाना है। अब अलग-अलग सुपरमार्केट्स में, ऑर्गेनिक स्टोर्स में, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। हमारे पास डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है जो कि ऑर्गेनिक निशेस को सपोर्ट करते हैं। इंडिया की क्लाइमेट डाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, टी, कॉफी, मेडिसिनल प्लांट, बासमती राइस, मिलेट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। रेनफेड हिली ट्राइबल एरियाज है हमारे पास। ये एरियाज ऑलरेडी लो इन केमिकल यूज हैं और ऑर्गेनिक एक्सपेंशन के लिए सबसे अच्छा स्पेस है। स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है डेडिकेटेड स्कीम से, जैसे पीएमकेवीवाई, एमओवीसीडीएनईआर, एनएमएसए, आरकेवीवाई, जैविक खेती पोर्टल, ये जितनी भी चीजें, जैसे प्रधानमंत्री कृषि कौशल कृषि विकास योजना है ना, आरकेवीवाई रफ्तार करके स्कीम है, जैविक खेती पोर्टल, जितनी भी हैं स्कीम्स को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे यूनिट बाय यूनिट। अभी पहले स्टैटिक पार्ट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे स्कीम्स है पोर्टल से, ये सब ऑर्गेनिक क्लस्टर्स को प्रमोट करते हैं, सर्टिफिकेशन को, मार्केटिंग को। इसके अलावा सब्सिडीज दी जाती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं, और क्लस्टर बेस्ड मॉडल्स होते हैं, ताकि अडॉप्शन बैरियर को भी रिड्यूस किया जा सके, अडॉप्शन बैरियर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना बने। रोबस्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जो ऑर्गेनिक मार्केट है हमारा, ऑर्गेनिक क्रॉप्स है हमारे, उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। चाहे हमारी ऑर्गेनिक टी हो, स्पाइसेस हो, बासमती राइस हो, हर्ब्स हो, कॉटन हो, ऑयल सीड हो, या पल्सीज हो, यूरोपियन यूनियन में भी एक्सपोर्ट होती है, कॉटन में भी एक्सपोर्ट होती है, मिडिल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट होती है। जो ग्लोबल मार्केट है हमारा, जो मतलब जो ग्लोबल मार्केट है वहां पे इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारी क्लाइमेट सूटेबिलिटी है और लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। रेनफेड ट्राइबल और हिली एग्रीकल्चर के साथ कंपेटेबल भी है।
क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस है ये ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम के साथ अलाइंड है। वो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम जो हिल्स में यूज होता है या ट्राइबल रीजन में यूज होता है, दे ऑलरेडी यूज मिनिमल केमिकल, तो थोड़ा और कम कर देंगे तो वो वैसे ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिक हो जाएगा। और उन लोगों के लिए इसका अडॉप्शन ईजियर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पेशली जहाँ पे हम मिलेट्स का, स्पाइसेस का या मेडिसिनल प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वहां पर इसका अडॉप्शन और ज्यादा ईजी हो जाता है। अब एफपीओस के लिए भी इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें क्लस्टर बेस्ड सर्टिफिकेशन आता है, कलेक्टिव मार्केटिंग आती है, तो उससे एफपीओस को प्रीमियम मार्केट्स का एक्सेस होने लगता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो फर्दर यहाँ पे फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होती है। जब प्रीमियम प्राइसिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो इनकम एवेन्यूज भी इंक्रीज होने लगते हैं। अब मेथड और प्रैक्टिसेस क्या हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की? सबसे पहले तो सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट है। सॉइल कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे मेंटेन करी जाएगी? कंपोस्ट यूज करके, वर्मी कंपोस्ट यूज करके, ग्रीन मैन्योर यूज करके, क्रॉप रेसिड्यू यूज करके और बायो फर्टिलाइजर यूज करके। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है? कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे राइजोबियम होता है, एजोटोबैक्टर होता है, पीएसबी होता है, एजोस्पिरिलम होता है। ये हमारे बायो फर्टिलाइजर्स है। इनका आप एग्जाम में वैसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर विच इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आपको यहाँ से मिल सकता है। ये जो इनपुट है ये क्या करते हैं, जो हमारा माइक्रोबियल बायोमास होता है सॉइल का, उसको इंप्रूव करेंगे। उससे सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंप्रूव होगी, और जब ये सब होगा तो उससे हमारा रूट ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाएगी। रेगुलर ऑर्गेनिक एडिशन करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी बिल्ड होती है और साथ में कार्बन कंटेंट भी उसका इंक्रीज होता है। फिर इसके अलावा हमें क्रॉप रोटेशन और इंटर या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर एक सिस्टमेटिक रोटेशन होता है क्रॉप्स का, ताकि पेस्ट साइकिल्स ब्रेक की जा पाए, सॉइल का न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होने से रोका जा पाए और सॉइल का स्ट्रक्चर भी इंप्रूव किया जा पाए। इंटरक्रॉपिंग करने से या मिक्स क्रॉपिंग करने से जो न्यूट्रिएंट शेयरिंग है या सॉइल का इरोजन है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब न्यूट्रिएंट शेयरिंग इंप्रूव हो जाती है, सॉइल का इरोजन रिड्यूस हो जाता है। वीड्स को हम लोग सप्रेस कर देते हैं और एक्सटर्नल इनपुट पे डिपेंडेंस भी हमारी कम होने लगती है। जैसे लेग्यूम रोटेशन अगर करते हैं तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। लेग्यूम में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सपोर्टिंग फ्यूचर क्रॉप्स ऑर्गेनिकली। तो आपको यूरिया नहीं खरीदना पड़ेगा। ग्रीन मैन्योर यूज करते हैं। ग्रीन मैन्योर होता है जैसे ढैंचा होता है, या सनहैम्प होता है, काउपी होता है, बरसीम होता है। इन्हें हम लोग ग्रो करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे सॉइल एट वेजिटेटिव स्टेट्स। वेजिटेटिव स्टेट्स में इन्हें फिर सॉइल में डाला जाता है। इससे क्या होगा, एक तो ऑर्गेनिक मैटर आएगा, सॉइल का नाइट्रोजन बढ़ेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी सॉइल की, और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ने से बेसिकली जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना मिट्टी के अंदर जो रहते हैं, उनकी जब एक्टिविटीज बढ़ते हैं तो वो जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज रिच इन नाइट्रोजन, एंड मोर ओवर वो मिट्टी में छोटे 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 पोर्स कर देते हैं। उससे क्या होगा, मिट्टी में एरेशन ज्यादा होता है, मिट्टी में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, उसके थ्रू पानी का सक्शन प्रेशर भी बन पाता है प्लांट की रूट्स के लिए, और न्यूट्रिएंट का भी मूवमेंट हो पाता है। ग्रीन मैन्योरिंग इज स्पेशली बेनिफिशियल इन सैंडी सॉइल्स एंड रेनफेड रीजन्स। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। अब इसमें ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल यूज किया जाता है, जैसे ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस यूज करते हैं, ब्योवेरिया बेसियाना यूज करते हैं, मेटाराइजम यूज करते हैं, बेसिलस थ्रोंगेनेसिस यूज करते हैं, नीम ऑयल यूज करते हैं, एनकीएसी या फिर फेरोमोन ट्रैप्स यूज करते हैं। इन एजेंट्स का क्या काम है, ये पेस्ट को और पैथोजेंस को सप्रेस करते हैं। जितने भी हमने एजेंट्स पढ़े ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल में, वो पेस्ट को और पैथोजेंस को सप्रेस करते हैं वाइल मेंटेनिंग इकोलॉजिकल सेफ्टी। अब इसके अलावा हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे क्रॉप रोटेशन हो गया, रेजिस्टेंट वैरायटीज हो गया, फील्ड सैनिटेशन हो गया, इससे फर्दर और ज्यादा पेस्ट कंट्रोल होता है हमारा। ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट। ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, वीड्स को हम लोग मल्चिंग, मैनुअल वीडिंग, स्टेल सीड बेड टेक्निक, कवर क्रॉप्स या इंटरक्रॉपिंग और सॉइल सोलराइजेशन के थ्रू हम लोग वीड्स को मैनेज करते हैं। मल्चिंग से क्या होगा, मल्चिंग से वीड एमरजेंस कम हो जाएगी, सॉइल का मॉइस्चर कंजर्व होगा और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हमारा एनहेंस हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे हर्बिसाइड्स को अवॉइड करते हैं ताकि सॉइल का माइक्रोफ्लोरा बना रहे और जो रेसिड्यू कंटेमिनेशन है वो उससे प्रोटेक्ट कर पाए। कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग हम लोग करते हैं। कंपोस्टिंग से क्या होता है, जो फार्म वेस्ट होता है वो डिकम्पोज होता है कंपोस्टिंग के अंदर। फार्म वेस्ट हुआ, किचन वेस्ट हुआ, या फिर जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट रिच होते हैं ह्यूमस में, वो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कंपोस्टिंग में।
वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, इसमें अर्थवॉर्म भी यूज करते हैं। अर्थवॉर्म उसे हम लोग फार्मर्स फ्रेंड इसलिए बोलते हैं ना, किसानों को दोस्त कौन होता है, केचुआ होता है। वो एक फाइनर न्यूट्रिएंट डेंस मैन्योर बनाते हैं विद इन 30 to 45 days। दोनों ही प्रोसेस जो है, कंपोस्टिंग का भी और वर्मी कंपोस्टिंग का भी, दोनों ही प्रोसेस का काम है कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करना और एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस करना। तो कंपोस्टिंग आपका डिकम्पोजिस फार्म वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं, है ना, जो आप अपनी देसी खाद बनाते हो। कंपोस्टिंग के अंदर क्या करा, जो हमारे पत्ते वत्ते हो गए, डंडी वंडी हो गई, किचन का वेस्ट हो गया, सब्जियों के छिक्कल हो गए, वो सब कुछ मिला के आपने मिट्टी में डाल दिया, वो आपकी कंपोस्टिंग होगी। और अगर उस मिट्टी में आपने केचुए भी डाल दिए तो आपकी वर्मी कंपोस्टिंग कहलाएगी। ऑर्गेनिक सीड और प्लांटिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर सीड्स भी वो यूज किए जाते हैं जो अनट्रीटेड हो, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड हो और प्रेफरेबली ऑर्गेनिक ग्रोन हो। यूजिंग ऑर्गेनिक सीड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ केमिकल कंटेमिनेशन और सपोर्ट करेगा हेल्दियर प्लांट स्टैब्लिशमेंट को। बायो फर्टिलाइजर्स और माइक्रोबियर कंसोर्टिया, बायो फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस किए गए जो कि एक बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, है ना। तो बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट सॉल्युबलाइजेशन को एनहेंस करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन को एनहेंस करेगा और रूट कोलोनाइजेशन को। माइक्रोबियल कंसोर्टिया क्या करता है, ओवरऑल प्लांट ग्रोथ को इंप्रूव करेगा और जो रेजिलियंस है ऑर्गेनिक सिस्टम्स का उसको भी इंप्रूव करेगा। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। सबसे पहली है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, क्योंकि जब ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा सॉइल, वाटर और एयर के पॉल्यूशन को रिड्यूस कर रही है बाय एलिमिनेटिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, तो क्या होगा, हमारा जब हमने सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को ही हटा दिया तो हमारा सॉइल, वाटर, एयर पॉल्यूशन रिमूव हो गया। तो समवेयर एनवायरनमेंट को हमने प्रोटेक्ट करा, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करा। फिर इसके अलावा हमने डिग्रेडेड सॉइल को भी रिस्टोर करा, बायोडाइवर्सिटी को एनहेंस करा, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को भी हमने इंप्रूव करा थ्रू नेचुरल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। तो इस तरह से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हुआ और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन भी हुआ। हेल्थियर सेफर फूड फॉर कंज्यूमर्स, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो भी है, हमारा ऑर्गेनिक फूड जो भी है, इट इज फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, आर्टिफिशियल एडिटिव्स, हार्मोन्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। कुछ भी एडिशनल केमिकल उसके अंदर नहीं है। दिस एंश्योर्स सेफर न्यूट्रिशन, रिड्यूस केमिकल एक्सपोजर रिस्क और इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फूड क्वालिटी के अंदर। इंप्रूव्ड सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक और इसकी एडवांटेज है। रेगुलर एडिशन करेंगे हम कंपोस्ट का, ग्रीन मैन्योर का, ऑर्गेनिक मैटर का, तो क्या होगा, हमारा सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा, उससे माइक्रोबियल मास बेटर होगा और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बेटर होगी। हेल्दी सॉइल जो होती है उनमें माइक्रोफ्लोरा काफी होता है, तो उससे बेटर स्ट्रक्चर मिलता है, वाटर रिटेंशन होता है, एरेशन होता है और लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी सॉइल की मेंटेन रहती है। नेक्स्ट एडवांटेज आती है एनहेंस लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सॉइल हेल्थ पे जब फोकस करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस पे हम लोग जब फोकस करेंगे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से स्टेबल प्रोडक्टिविटी आती है ओवर द टाइम, अवॉइडिंग द डिक्लाइन सीन इन केमिकल इंटेंसिव सिस्टम। सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होती है, तो उससे भी जो डिपेंडेंस है नॉन रिन्यूएबल सिंथेटिक इनपुट्स की, वो हमारी खत्म हो जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी हमारी और ज्यादा एनहेंस हो जाती है। लॉन्ग रन में बात करें तो इनपुट कॉस्ट भी कम हो जाती है, ऑल्दो लेबर इंटेंसिव होती है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करती है, आपके इन सारी चीजों पे, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, इन पे एक्सपेंडिचर खत्म कर देती है। और ये लार्ज और कन्वेंशनल फार्मिंग में इसका काफी बड़ा शेयर होता है। जब आपका वो खर्चा ही बच गया, तो आपके लिए एक तो इसके इनपुट्स कम हो गया, तो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, बट लेबर इंटेंसिव होता है। ऑन फार्म रिसाइकलिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग, लोअर लॉन्ग टर्म कॉस्ट एंड इंक्रीज इंटरनल रिसोर्स एफिशिएंसी। रेजिलियंस टू क्लाइमेट स्ट्रेस, ऑर्गेनिक सॉइल जो होंगी वो एब्जॉर्ब और रिटेन ज्यादा वाटर करती है, ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब और रिटेन करती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स आर मोर रेजिलियंट टू ड्रॉट एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। स्ट्रॉन्गर रूट सिस्टम होगा तो इंप्रूव बायोडाइवर्सिटी भी होगी, दैट मीन्स स्ट्रेस ईयर्स में भी आपकी स्टेबलाइज यील्ड होगी। प्रीमियम मार्केट प्राइसेस हैं, बेटर फार्मर इनकम है। जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एक प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनकी नॉर्मल कॉस्ट के मुकाबले 20 से 50% उनकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है, डोमेस्टिक में भी और एक्सपोर्ट्स में भी। क्यों? ड्यू टू हाई कंज्यूमर डिमांड। फार्मर्स गेन एडिशनल इनकम फ्रॉम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, ब्रांडिंग एंड सर्टिफिकेशन, तो फार्मर्स के लिए इनकम बढ़ाने का भी एक ऑप्शन हो गया। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी है, ये हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। दे प्रमोट डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न्स, एग्रोफॉरेस्ट्री, नेचुरल प्रेडेटर्स एंड पॉलिनेटर पॉपुलेशन। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेंथन्स इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे कि पॉलिनेशन हुआ, पेस्ट सप्रेशन हुआ या न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हुआ। बट इसकी कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या, कि कन्वर्जन पीरियड हम लोग जब ट्रेडिशनल से
या फिर केमिकल बेस से हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे यील्ड हमारी कम हो जाती है। When shifting from chemical based farming to organic methods, the soil ecosystem needs time to regain microbial balance and natural fertility. इसकी वजह से क्या होगा? जो फार्मर्स है उन्हें 10 to 30% yield डिक्लाइन मिलती है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to 3 years, जिसकी वजह से ट्रांजिशन इनिशियली फाइनेंशियली डिफिकल्ट होता है। हाई लेबर और मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट से ये भी हम लोगों ने अभी डिस्कस करा कि ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस जो है जैसे कि कंपोस्ट बनाना पड़ रहा है, मैनुअल वीडिंग करनी पड़ रही है, मल्चिंग या क्रॉप रोटेशन करना पड़ रहा है, या बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, इसमें सिग्निफिकेंटली ज्यादा लेबर चाहिए होती है देन कन्वेंशनल फार्मिंग। फिर उसके लिए स्किल्ड लेबर और कंटिन्यूस क्रॉप मॉनिटरिंग ये भी एक एसेंशियल इशू है टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड प्रिवेंट पेस्ट और न्यूट्रिएंट प्रॉब्लम्स। डिफिकल्टी होती है इन हैंडलिंग सडन पेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक्स विदाउट सिंथेटिक पेस्टिसाइड। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सिर्फ बायो कंट्रोल एजेंट्स पे, नीम प्रोडक्ट्स पे, फेरोमोन ट्रैप्स पे और कल्चर प्रैक्टिसेस पे काम करती है, डिपेंड करती है, जो कि इनिशियली काफी स्लो होती है। अगर कोई रैपिड पेस्ट आउटब्रेक होता है तो उसके अंदर सीवियर लॉस हो जाएगा अगर बायोलॉजिकल मेजर्स को हमने प्रिसाइजली और ऑन टाइम अप्लाई नहीं करा। इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी होती है ऑफ क्वालिटी ऑर्गेनिक इनपुट, ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैनी रीजन्स लाइक रिलायबल सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रोबियल कंसोर्टिया, बायो पेस्टिसाइड्स एंड हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर। तो जब इनकंसिस्टेंट इनपुट क्वालिटी रहेगी तो क्रॉप परफॉर्मेंस भी हमारी कम हो जाएगी और उस सब के साथ साथ हमारे फार्मर्स का रिस्क भी बढ़ेगा। सर्टिफिकेशन जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, डॉक्यूमेंटेशन हैवी होता है। तो अगर फॉर्मल सर्टिफिकेशन चाहिए होता है आपको एनपीओपी का, तो आपको उसमें फील्ड इंस्पेक्शंस कराने होते हैं, रेजिड्यू टेस्टिंग होती है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस होती है, कंप्लायंस ऑडिट्स होते हैं, जो कि स्मॉल फार्मर्स के लिए, हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरा तो सर्टिफिकेशन कॉस्ट है, मल्टी ईयर कन्वर्जन रिक्वायरमेंट्स है, उसके थ्रू ऑर्गेनिक मार्केट इनएक्सेसिबल हो जाता है बहुत सारे ग्रोअर्स के लिए, क्योंकि महंगा इतना हो जाता है तो लगता है भैया नहीं कर पाएंगे हम अभी। लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट लिंकेजेस है। जो प्रीमियम मार्केट है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के, वो मेनली अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा है, और रूरल फार्मर जो है उन्हें एक्सेस करने में अभी भी प्रॉब्लम उन्हें होती है। जब तक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नहीं बनेगा, फार्मर्स में बी फोर्स टू सेल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एट नॉर्मल प्राइसेस, रिड्यूसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कि इतनी मेहनत भी कर रहे हैं उसके बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पा रही है। फिर है स्लो न्यूट्रिएंट रिलीज एंड इम्बैलेंस सप्लाई। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं, तो कई बार क्या होता है जो क्रॉप की पीक न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है, पीक न्यूट्रिएंट डिमांड होती है बेसिकली, उसको अवेलेबिलिटी मीट नहीं कर पाती, स्पेशली नाइट्रोजन के केस में। अगर हमारी कंपोस्ट क्वांटिटीज इनसफिशिएंट रह गई तो क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट स्ट्रेस भी होता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक सकती है। चैलेंजेस ऑफ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, ये एक और इशू है कि ऑर्गेनिक मेथड जो है वो स्टैंडर्डाइज वेल मैनेज प्लॉट्स के साथ काम करता है, बट हमारे पास क्योंकि फ्रेगमेंटेड लैंड लिमिट ज़्यादा है, मतलब फ्रेगमेंटेड लैंड लिमिट से ज़्यादातर, तो वो यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करती हैं। बट अगर कलेक्टिव अप्रोच लेते हैं, जैसे एफपीओ लेड ऑर्गेनिक क्लस्टर्स बनाए जाए, है ना, तो उसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा है ताकि स्केलिंग इश्यूज को हम मैनेज कर पाए। हायर पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क। अब केमिकल प्रिजर्वेटिव्स और फंगिसाइड्स के बिना ऑर्गेनिक ग्रेन जो होते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है, उन्हें ज़्यादा बेटर स्टोरेज चाहिए होगी, ग्रेडिंग चाहिए होगी और टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए होगा ताकि वो खराब ना हो पाए। तो हमारे पास क्योंकि नॉर्मली भी पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा इतना अच्छा नहीं है, तो पुअर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा जो है वो उनकी शेल्फ लाइफ कम करता है, जिसकी वजह से लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक फार्मिंग के इश्यूज थे। हम लोगों ने उसकी एडवांटेजेस पढ़ी, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन पढ़ी। इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और साथ में यूनिट 1 भी हमारी कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों ने अब तक ये चैनल और ये ग्रुप लाइक नहीं करा है, ज्वाइन नहीं करा है, तो प्लीज़ इसे फॉलो फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे। यूट्यूब पे मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।